दोनों पहिए न चले वो गाड़ी रफ्तार नहीं पकड़ सकती है। और करीब करीब यही फार्मूला लागू होता है देश पर भी। जिस देश की 100% आबादी आगे नहीं बढ़ती है वो देश तरक्की नहीं कर पाता है। हमारे देश में पितृ सत्तात्मक राज है और यहाँ पर पुरुषों ने तो काफी उन्नति की है, लेकिन आधी आबादी यानी कि महिलाएं वो गति नहीं पा पाई जो उन्हें पाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई काम नहीं किया या कोई मुकाम हासिल नहीं किया। अब वो रेलगाड़ी चलाने से लेकर के हवाई जहाज तक उड़ा रही हैं और सेना में भर्ती भी हो रही हैं। अनेक नई ऊंचाइयों को, नए मुकाम को उन्होंने छुआ है। लेकिन एक क्षेत्र ऐसा भी है राजनीति का जहां उन्हें अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। और क्या है इस आधी आबादी का पूरा अफसाना, मैं प्रदीप विश्वकर्मा आपको बताऊंगा अपने इस खास कार्यक्रम रण महाभीषण होगा में। हम लगातार अपने इस खास कार्यक्रम रण महाभीषण होगा के जरिए आपको बता रहे हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश के चुनाव में एक एक वोट बहुत कीमती होता है। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पर 135 वोटों के अंतर से भी जीत और हार का फैसला हो जाता है। यही कारण है कि 50% आबादी यानी कि महिलाओं का वोट बैंक, एकमुश्त वोट बैंक पाने के लिए सारे दल लगातार प्रयास कर रहे हैं। वो प्रयास तो कर रहे हैं कि इन 50% महिलाओं का वोट तो उन्हें मिल जाए, लेकिन उन्हें राजनीति में उनका वो मुकाम नहीं दे रहे हैं जो उन्हें मिलना चाहिए। तमाम अनेक बार बात हुई, अनेक बार कोशिश हुई कि उनको भी राजनीति में वो उनका अधिकार देना चाहिए, लेकिन राजनीतिक दल अभी भी वो हिचक दिखा रहे हैं और पता नहीं, समझ नहीं आता कि आखिर क्यों वो उनको उनका अधिकार नहीं देना चाह रहे हैं। मुख्य धारा की राजनीति में महिलाओं को लाने का तीसरा प्रयास हुआ 2010 में, जब उच्च सदन यानी कि राज्यसभा में महिलाओं के लिए एक विधेयक लाया गया और उसको पास भी कराया गया। इस विधेयक में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात कही गई थी, लेकिन कुछ दलों ने इसका विरोध किया और वो ये कहकर के विरोध किया कि आरक्षण में आरक्षण होना चाहिए। दरअसल इसमें दलित महिलाओं के लिए यानी कि SC ST की महिलाओं के लिए तो आरक्षण था, आरक्षण के अंदर आरक्षण था, लेकिन अल्पसंख्यक और पिछड़ी महिलाओं के लिए इसमें आरक्षण का प्रावधान नहीं था। इसलिए मंडल की राजनीति से निकली क्षेत्रीयवादी पार्टियों ने इसका जमकर विरोध किया और ये कहकर के विरोध किया कि इसमें एक खास किस्म की महिलाएं आ जाएंगी और बाकी जो पिछड़े वर्ग की महिलाएं हैं, अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाएं हैं, वो पीछे रह जाएंगी, अतः इन्हें आरक्षण के अंदर आरक्षण दिया जाना चाहिए, जिसकी वजह से इसे लोकसभा में पेश नहीं किया जा सका और ये बिल अभी भी राज्यसभा में पारित होकर के पड़ा हुआ है। रण महाभीषण होगा, आधी आबादी का पूरा अफसाना। भारतीय संसद में महिलाओं की भागीदारी पड़ोसी देशों के तुलना में काफी कम। पाकिस्तान में 21% आबादी, नेपाल में 30 और बांग्लादेश में 20% है। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के रिपोर्ट के मुताबिक संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के मामले में दुनिया के 193 देशों में भारत का 148वां स्थान है। 2017 में भाजपा 34, बसपा और कांग्रेस 2-2 और सपा और अपना दल से एक महिला विधायक ने जीत दर्ज की।
2012 में 19 महिलाएं सपा से जीती, भाजपा से 6, कांग्रेस और बसपा से 1-1। 40 महिला विधायकों के जीतने के बाद भी 403 विधानसभा वाले सदन में इनका प्रतिशत होता मात्र 10, जो कि 33% के मुताबिक करीब 23% कम है। सभी दलों के अगर टिकट वितरण का औसत निकाले तो ये मात्र 8% होता है। महिला आरक्षण के लिए संविधान संशोधन 108वां विधेयक राज्यसभा से 2010 में पारित। चूंकि राज्यसभा स्थायी सदन है, इसलिए यह बिल अभी जिंदा है। राहुल गांधी ने यह कहकर गेंद भाजपा के पाले में डाल दी कि कांग्रेस की सरकार आने पर वह महिला आरक्षण बिल लाएगी। जो लोग महिला आरक्षण विधेयक के मौजूदा स्वरूप का विरोध कर रहे हैं, उनकी चिंता इसके सामाजिक असर को लेकर है। मौजूदा विधेयक में पिछड़ी जाति और अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए अलग से कोई प्रावधान नहीं है, जबकि SC/ST के लिए महिला आरक्षण के अंदर आरक्षण की व्यवस्था है। सभी दल महिलाओं को लुभाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन टिकट देने में पीछे है। आधी आबादी किसकी बनाएगी पूरी सरकार, ये देखना होगा दिलचस्प। दो 2010 में राज्यसभा में पास हुआ ये विधेयक अभी भी स्टैंड करता है, क्योंकि राज्यसभा कभी भी समाप्त नहीं होती, कभी भी खत्म नहीं होती है। इसलिए ये विधेयक अभी भी स्टैंड करता है। अब अगर चाहें तो लोकसभा में इसको पास करा करके 33% आरक्षण दिया जा सकता है। इसके लिए कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी से कह दिया है कि आप अगर इस विधेयक को लोकसभा में लाते हैं तो हम इसका समर्थन करेंगे। ये कहकर राहुल गांधी ने ये गेंद भारतीय जनता पार्टी के पाले में डाल दी है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार है और इसके लिए उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत भी नहीं होगी। ऐसे में अब भाजपा को ही सोचना होगा कि कैसे वो आधी आबादी को आगे बढ़ाने के लिए इस आरक्षण को आगे बढ़ाते हैं या नहीं। आरक्षण ना मिलने का मतलब नहीं है कि महिलाएं तरक्की नहीं कर सकती, देश की आधी आबादी तरक्की नहीं कर सकती। जब जब मौका मिला है उन्होंने आगे बढ़ करके दिखाया है कि अगर उन्हें वाकई में मौका मिलता तो वो आज कहीं बेहतर करके दिखा देती। एक समय था जब इंदिरा गांधी के विषय में ये कहा जाने लगा था कि इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा। उनको उससे पहले गूंगी गुड़िया कहा जाता था और गूंगी गुड़िया के खिताब से निकल करके उन्होंने ये खिताब हासिल किया था। 10 साल तक लगातार उन्होंने जमकर राजनीति की थी और देश की प्रधानमंत्री बनी थी। उसके बाद 1980 से लेकर के अपनी मृत्यु तक यानी कि 1984 तक भी वो प्रधानमंत्री रही और उन्होंने बड़े मुकाम हासिल किए। देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपने देश का डंका बजाया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अरे गुंडों की शामत लाई और खत्म किया है भ्रष्टाचार। अरे छा गई छा गई छा गई भैया
यूपी में योगी सरकार। छा गई रे सबको भा गई रे, अरे छा गई रे सबको भा गई रे। जिसकी सोच ईमानदार है, जिसका काम दमदार है, छा गई वो योगी सरकार है। छा गई रे सबको भा गई रे, अरे छा गई रे सबको भा गई रे। अपनाई सोच ईमानदार है, नौकरी की बहार है, ना जात पात ना भेदभाव, बस काबिलियत आधार है। जो अच्छे नंबर लाते हैं बस वो ही मेरिट पाते हैं, ठोस सिफारिश वाले भैया अब न यहाँ टिक पाते हैं। खिली मुरझाए चेहरों पे मुस्कान है, दी आशाओं को एक नई उड़ान है। जिसकी सोच ईमानदार है, जिसका काम दमदार है, छा गई वो योगी सरकार है। सोच ईमानदार, काम दमदार, छा गई योगी सरकार। डैडी को पसंद क्लासिकल गाना, और बेटा यमला पगला दीवाना। दोनों के अलग है रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। 2022 का सियासी आगाज, किसके सिर सजेगा ताज, कौन होगा सूबे का अगला सरताज। समर अभी शेष है, देखिए के न्यूज के साथ शनिवार रविवार रात 9 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। एक और उदाहरण के जरिए हम आपको बताते हैं कि कैसे अगर महिलाओं को मौका मिले तो वो आगे बढ़ सकती हैं, और अगर उन्हें आप मौका नहीं भी देंगे तब भी आप उन्हें रोक नहीं पाएंगे। 2012 के चुनाव में मात्र 35 महिला विधायक बनी थीं, जो 2017 में बढ़ करके 40 हो गई हैं। लगातार उनकी संख्या में इजाफा हो रहा है, और अगर हम आज उन्हें आरक्षण देकर के आगे नहीं बढ़ाते हैं तब भी यकीन मानिए एक समय आएगा कि जब वो अपना हिस्सा खुद छीन लेंगी हमसे। और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज सीवी रमन कह रहे हैं, उनका आह्वान कर रहे हैं कि उठिए और अपने अधिकार के लिए लड़िए, अपना अधिकार छीन लीजिए। आप 50% की हकदार हैं, और अब महिलाओं में जन जागरण शुरू हो गया है। 2022 का रण है, और इस रण में एक एक वोट बड़ा कीमती है। तो खुद महिलाएं इस बात को समझ रही हैं और आगे बढ़ करके राजनीति की बागडोर अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रही हैं। देश के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में आधी आबादी का प्रतिनिधित्व मात्र 12% है, और ये जो 12% है वो हमारे पड़ोसी मुल्कों से काफी पीछे हमें धकेल देता है। हम बात पाकिस्तान की करें, बात हम नेपाल की करें, बांग्लादेश की करें या अफगानिस्तान की करें, तालिबानी कब्जा होने के पहले अफगानिस्तान की बात करें, यहाँ पर महिलाओं का प्रतिशत देश के यानी कि भारत के प्रतिनिधित्व से काफी आगे था। हमें इस बारे में सोचना होगा कि क्यों महिलाएं आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। अब 2022 का रण है, ऐसे में इस आधी आबादी को अपनी ओर आकर्षित करने की तमाम पार्टियां कोशिश कर रही हैं। देखा यह जा रहा है कि किसके पास में कौन दमदार चेहरा है। बात अगर कांग्रेस की करें तो वहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा के रूप में एक बड़ा और ताकतवर चेहरा सामने दिखाई दे रहा है। बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो वहां की राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि मायावती
अपने आप में बहुत ताकतवर हैं और वो राजनीति की मंझी हुई खिलाड़ी भी हैं। समाजवादी पार्टी ने लीलावती कुशवाहा पूर्व विधायक को अपनी महिला विंग का अध्यक्ष बनाया है और उनके जरिए महिलाओं को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी गीता शाक्य के रूप में सांसद हैं के रूप में एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है और उनके जरिए महिलाओं को अपने पाले में लाने की तमाम कवायद कर रही है। अब ये कवायद किसकी कामयाब होगी ये देखना काफी दिलचस्प होगा। उत्तर प्रदेश की सरकार ने महिलाओं को लुभाने की कोशिश तेज कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कभी महिलाओं को स्मार्टफोन बांट रहे हैं तो कभी उनका भत्ता बढ़ाने की बात कर रहे हैं। अनेक योजनाएं भी उनके लिए चलाई जा रही हैं और उनको बताया जा रहा है कि उसने आधी आबादी के लिए क्या किया है। इतना ही नहीं, हिंदू महिलाओं के लिए नहीं बल्कि मुस्लिम आबादी को रिझाने के लिए भी 3 तलाक जैसे मुद्दों को उठाया गया और उनका समाधान करा करके ये बताने की कोशिश की गई कि देखिए, अगर आपका और महिलाओं का असली हितकारी कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। यहाँ पर महिलाओं के लिए बताया जाता है कि 2017 में स्वाति सिंह को लेकर के एक सिंबल बनाया गया और स्वाति सिंह के नाम पर महिलाओं को अपनी पार्टी से जोड़ा गया। बताया गया कि अगर महिलाओं का कहीं किसी पार्टी में सम्मान है तो वो सम्मान है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में। समाजवादी पार्टी ने जहां लीलावती कुशवाहा को मैदान में उतारा है और उनके जरिए महिलाओं को अपनी ओर लाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं अखिलेश यादव, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव भी कहीं पीछे नहीं रह जाती है। भाभी के नाम से विख्यात डिंपल यादव लगातार कोशिश कर रही हैं कि महिलाओं को पार्टी से जोड़ा जाए और उन्हें ताकत दी जाए, ताकतवर बनाया जाए। बात अगर बहुजन समाज पार्टी की करें तो मायावती वहां पर कद्दावर नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वो अच्छे प्रशासन के लिए जानी जाती हैं। उनके नाम पर तमाम महिलाएं उनसे जुड़ जाती हैं। लेकिन अब इसमें एक और ऐड ऑन करने के लिए राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा की पत्नी को भी उनके साथ में लगाया गया है, जो कि प्रबुद्ध वर्ग से आती हैं और प्रबुद्ध वर्ग की महिलाओं को अपनी पार्टी में शामिल कराने की कोशिश कर रही हैं और कवायद कर रही हैं। महिलाएं सिर्फ राजनीति पर कब्जा करने में ही आगे नहीं बढ़ रही हैं, बल्कि वोट देने में भी वो काफी आगे निकल चुकी हैं। बात 2017 के चुनाव की करें तो 61% मतदान हुआ और इस 61% वोटिंग में सबसे ज्यादा भागीदारी रही इस 50% आबादी की। अब 2022 का रण है, ये रण महा भीषण है और एक एक वोट बहुत ही कीमती है। हम लगातार आपको बताते जा रहे हैं। तो क्या इस बार राजनीतिक पार्टियां इन महिलाओं को 50% ना सही 33% आरक्षण देंगी? क्या उनको वोट जो उनको टिकट देने में आरक्षण देंगी? क्या उन्हें टिकट भरपूर मात्रा में टिकट देंगी? ये देखना काफी दिलचस्प होगा। और ये आधी आबादी किसकी नैया पार करेगी और किसकी नैया डुबोएगी, क्या वो अपनी वक़्त इस बार बता पाएगी? ये देखना भी काफी दिलचस्प होगा। रण महाभीषण के इस कार्यक्रम में हमने आपको दिखाया दलितों के बारे में, अकलियतों के बारे में और साथ ही साथ में सवर्णों के बारे में और पिछड़ों के बारे में। अब इस कार्यक्रम में हमने आपको तफसील से बताया आधी आबादी का पूरा अफसाना। आप देखते रहिए, रण महाभीषण होगा। अगले एपिसोड में हम दिखाएंगे आपको एक और वर्ग के बारे में। हमें दीजिए इजाजत। हमारे वीडियो जर्नलिस्ट आंसू के साथ में अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। किसी और खास वर्ग के लिए हम पूरी कहानी आपके साथ साझा करेंगे।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। चिकित्सक आपके द्वार सेवा उत्तराखंड में संजीवनी साबित हो रही है, जहां अनुभवी डॉक्टर राज्य के हर परिवार तक मोबाइल के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। वहीं उत्तराखंड के अंतिम छोर पर रह रहा व्यक्ति चिकित्सक से सिर्फ एक कॉल दूर है। आज राज्य के दर्जनों डॉक्टर सुबह से शाम फोन के माध्यम से लोगों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा जहां टोल फ्री नंबर 104 पर स्वास्थ्य सहायता प्रदान की जा रही है, वहीं व्हाट्सएप नंबर 9412080622 पर भी स्वास्थ्य से संबंधित परामर्श प्रदान किया जा रहा है। इसके साथ ही राज्यवासी ई संजीवनी पोर्टल के माध्यम से भी इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। मेरे पेट की परेशानियां थी, जिसके लिए मैंने 104 नंबर पे कॉल किया। वहां से मुझे कुछ दवाइयां प्राप्त हुई, जिन्हें खाने के बाद मैं पूर्णतः लाभान्वित हुआ और मुझे आराम है। कोरोना के दौरान मेरी तबीयत खराब हुई, घर बैठे ही फ़ोन के माध्यम से मिला इलाज। अब मैं एकदम ठीक हूँ। हमारी आशास है जिनको हमने अभी टैबलेट्स दिए हैं, एनम जिनको हमने टैबलेट्स दिए हैं, स्मार्टफोन दिए हैं, उनको भी हमने इसकी सारी ट्रेनिंग करा दी है। जब भी ये लोग फील्ड एक्टिविटीज़ के लिए जाते हैं तो वहाँ पर भी अगर कोई लाभार्थी